चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमने सेल से रिलेटेड टर्म्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्यों करते हैं, जैसे इससे पहले हमने और भी कॉम्बिनेशंस पढ़े, है ना। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी पढ़ा है ना, मतलब हमने किसका कॉम्बिनेशन देखा है, कंडेंसर का। तो कंडेंसर का कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, तो कंडेंसर का कॉम्बिनेशन हम किस लिए करते हैं कि हमको कैपेसिटी अगर किसी सर्किट में इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, है ना, तो उसके लिए हम सेल कंडेंसर को क्या करते हैं, कंबाइन करके यूज करते हैं। और वो डिपेंड करता है कि हम इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, ना। तो इसके भी हमने दो मेथड पढ़ी थी कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी मेथड थी पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। मतलब वहां पर कंडेंसर को कंबाइन करने का हमारा एम क्या था, कैपेसिटी को क्या करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। फिर इसी तरह से हमने एक कॉम्बिनेशन और पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी हम क्यों करते थे कि अगर हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो। मतलब अभी तक जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उन कॉम्बिनेशन में हमारा एम क्या होता था, या तो हम उस क्वांटिटी को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते होगे या डिक्रीज करना चाहते होगे, ना। फिर जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी भी हमने दो मेथड पढ़ी है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब थर्ड जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, तो सेल का कॉम्बिनेशन का जो एक ही एम है हमारा, मतलब अभी तक हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देखते थे कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का हमारा एक ही एम है, और वो क्या है, ठीक है, करंट को क्या करना, इंक्रीज करना। मतलब हम सेल का यूज क्यों करते हैं सर्किट में, करंट ऑब्टेन करने के लिए, है ना। तो हम सेल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही एम रहेगा कि हमको सर्किट में करंट को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज से मतलब या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमको वहां पर क्या करनी होगी, सर्किट में स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए होगी, है ना, ज्यादा करंट चाहिए होगी। तो हमारा एक सेल से काम नहीं हो पाता है, तो फिर हम एक साथ कई सारे सेल कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और हमको क्या मिल जाएगी, वहां पर स्ट्रॉन्ग करंट मिल जाएगी, है ना। मतलब सबसे पहले तो हमको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का एम समझ में आया, क्या है एम है, सेल को हम क्यों कंबाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन करने के लिए, या हमेशा हम ऐसे कहे करंट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की यहाँ पर भी तीन मेथड रहेगी, तो सीरीज, पैरेलल और, ठीक है, या तो सभी सेल सीरीज में हो गए या सभी पैरेलल, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ होते हैं, मतलब कुछ सेल सीरीज में भी हो जाएगी उसी में, कुछ सेल पैरेलल में भी। तो फिर इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारे पास सेल को, है ना, कनेक्ट करने की हमारे पास तीन मेथड रहेगी, मतलब मेन तो दो ही है, सीरीज और पैरेलल, है ना। या फिर हम दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं, सीरीज भी पैरेलल भी, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हमको सेल को सीरीज में कनेक्ट करना होगा या पैरेलल में कनेक्ट करना होगा या मिक्स्ड में, वो डिपेंड करेगा किस बात पर, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। मतलब यहां पर हम, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जिस सर्किट में हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है। मतलब ये जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेल हम कनेक्ट कर रहे हैं उन सभी के ईएमएफ कितने हैं, ई है, मतलब सभी का ईएमएफ इक्वल है, ई से हम इंडिकेट कर रहे हैं, और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान रहे हैं हम, ठीक है। और ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं, एन लगे हुए हैं, है ना, तीन नहीं है सर्किट में, से तीन दिख रहे हो बनाया हमने, लेकिन कितने सेल मानने हैं हमको, ऐसे एन सेल कनेक्टेड है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमको सेल को सीरीज में जोड़ना चाहिए या पैरेलल में जोड़ना चाहिए, मतलब ज्यादा करंट ऑब्टेन करने के लिए हम सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे, तो वो डिपेंड करेगा किस बात पर, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे और सेल के सेल का नहीं, एक्सटर्नल ये जो रेजिस्टेंस इस पर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मेथड डिसाइड करने से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हमने यहाँ तीन सेल माने हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सब सीरीज में है, तो फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर हो गया, है ना। फिर इस तरह से बाहर के सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और किसका कंपेयर करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के। मतलब यहाँ हम एक नंबर उसको इससे इंडिकेट कर रहे हैं, या कोई वैल्यू दे दो, जैसे इसको 2 ओम बोल दिया, इसको 3 ओम बोल दिया, ऐसा कोई ना कोई वैल्यू होगी है,
तो फिर हम यहाँ कंपेयर करेंगे, है ना, कि इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है। मतलब ठीक है, मेथड किस बात पर डिसाइड होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है, उसी के बेसिस पर हम मेथड सिलेक्ट करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो हम वहां पर अभी पूरी ये चेक करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए, पैरेलल कब करना चाहिए, वो अभी हम डेरिवेशन में क्लियर हो जाएगा जो कि सीरीज कब किया जाता है और पैरेलल कब किया जाता है। मतलब हमको यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि कॉम्बिनेशन की मेथड किस बात पे सिलेक्ट की जाती है ना, कॉम्बिनेशन की मेथड किस बात पे सिलेक्ट की जाती है, किसकी वैल्यूज देखना होती है हमको, जितने सेल लगे हुए हैं उनके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देखी जाती है, और जिस सर्किट में हम उसको यूज कर रहे हैं उस सर्किट का क्या देखा जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम सीरीज और, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, पैरेलल कैसे करते हैं, तो जनरली भी तो यहाँ तो हम सेल के ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे ना, मतलब सर्किट में ऐसा दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम सेल देखते हैं, जैसे मान लो हम डेली लाइफ में जो सेल देखते हैं वो इस तरह से आता है, ड्राई सेल जो यूज करते हैं प्रैक्टिकली, है ना। तो सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि ठीक है, ये यहाँ पर जैसे जो ड्राई सेल हम यूज करते हैं, है ना, ये उसका क्या होता है, ठीक है, ये एनोड होता है जो उसका पॉजिटिव होता है ना, ये उसका क्या होता है, यहाँ पे उसका जो ये कैथोड होता है। तो इस तरह से, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम एक ये एनोड कैथोड ऐसे कनेक्ट कर देते, है ना। तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज। मतलब बता रहा हूँ ऐसे कि सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेगी, और पैरेलल में कनेक्ट करना है सेल को, तो पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सबके, है ना, नेगेटिव टर्मिनल एक साथ, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ। जैसे ये सेल हमने बनाए तो इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दो, है ना, सबके एनोड और ये सबके कैथोड एक साथ कनेक्ट कर दो, तो ये किस में आ जाएगी, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का तरीका हुआ। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब फायदेमंद है, कब बेनिफिशियल है ना, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर, ठीक। और फिर मैक्सिमम करंट कितनी मिलेगी उसका फॉर्मूला हमको निकालना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना, वो जो हमने समझा वो सब यहाँ लिखा हुआ है कि सेल का, है ना, कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, मेथड किस पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर मेथड भी लिखिए यहाँ पे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, है ना। अब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, यहाँ हमने रिजल्ट छोड़ के रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, वो हम रिजल्ट पहले निकाल लेते हैं फिर इसको देखेंगे ना। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख रहे थे, क्या मान लिया हमने, स्टेटमेंट आ जाएगी, लेट देयर आर एन सेल, है ना, मतलब एन सेल माने हुए हमने, एन सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक। ये उसकी है स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, देखो डेरिवेशंस, मतलब सीधे सीधे जो करंट का फॉर्मूला निकालना है, मतलब हमको क्या निकालनी है, करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ, है ना, मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ, ये 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, टोटल ईएमएफ और टोटल रजिस्टेंस, ऐसा टोटल रजिस्टेंस मतलब पूरा सर्किट का, ओके, ऐसे। तो हमको मतलब डेरिवेशन में निकालना क्या है, किसकी वैल्यू बनानी है, करंट। तो करंट के लिए हमको क्या चाहिए होगा, टोटल ईएमएफ। तो हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, या टोटल ईएमएफ इन सर्किट। फिर दूसरा क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के लिए पहले यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो पहले हम सेल का क्या निकालेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के लिए किसको जोड़ देंगे उसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब शुरुआत स्टेप्स या बता रहा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, टोटल ईएमएफ, मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा, टोटल ईएमएफ वो हम अभी निकाल लेंगे, टोटल ईएमएफ। फिर क्या निकलेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फिर उसके बाद क्या निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना, मतलब पहले क्या, टोटल ईएमएफ, फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर क्या, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फिर क्या, ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर इसके बाद हम आगे की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई नेक्स्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा, देन टोटल ईएमएफ इन अप्लाइड इन सर्किट, या आप सेल भी लिख सकते हो, है ना, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो सारे ईएमएफ किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो हमेशा याद रखो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, है ना। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, एक का ई है और ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं, एन, तो कितना हो जाएगा टोटल ईएमएफ, एन ई, एन टाइम्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले इंटरनल फाइंड करेंगे, इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आर डैश। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना। रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उन रेजिस्टेंस के किसके बराबर हो जाएगा, सम के बराबर, है ना। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका है, सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो हमको टोटल क्या निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस काय में जुड़े हैं, सब सीरीज में। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये सब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, एन आर। ओके, फिर नेक्स्ट अब क्या निकालना है हमको, टोटल, ठीक है, क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मतलब पूरा ओवरऑल। तो ओवरऑल में कौन भी आ गया, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये सब काय में जुड़े हैं, सीरीज में। तो इनके इक्विवेलेंट को हमने किससे माना है, आर डैश। मतलब आर डैश और आर काय में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, सीरीज का रूल लगेगा ना, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो आर प्लस आर डैश, और आर डैश की वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पर यही लिख देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आर, है ना, और एन, ये हमारा क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फिर नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, करंट ऑब्टेन्ड बाय द सेल। नाउ टोटल करंट ऑब्टेन्ड बाय सेल या टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल या टोटल करंट फ्लोज इन सर्किट। ओके, तो यहाँ पर टोटल करंट का फॉर्मूला लिख दे रहा है एक बार। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, टोटल करंट का फॉर्मूला ये टोटल ईएमएफ अपॉन, है ना, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा है टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सर्किट का रेजिस्टेंस लेना है ना। टोटल करंट को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आई से। टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन आर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टोटल करंट। अब हमको ये देखना है कि टोटल करंट ज्यादा कब मिलेगी, मतलब हमको कॉम्बिनेशन, है ना, बेनिफिशियल है और बेनिफिशियल नहीं है, ये कब समझ में आएगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलने पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन पॉसिबल है। जो यहाँ ये कंडीशन हो सकती है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, किससे, एक्सटर्नल से, या फिर एक्सटर्नल ज्यादा होगा सेल के किससे, इंटरनल से। तो हम यहाँ पर वही कंडीशन रख के देख लेते एक बार, है ना। एक बार किसको ज्यादा रख के देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा रख के देख लो, फिर किसकी वैल्यू निकालो, करंट की। फिर एक बार किसको ज्यादा रख के देख लेंगे, एक्सटर्नल को, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, करंट की। फिर दोनों को कंपेयर करके समझ में आ जाएगा कि ज्यादा करंट किसमें मिल रही, तो हमारा रिजल्ट भी हमको मिल जाएगा और मैक्सिमम करंट कितनी ऑब्टेन होगी वो भी फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, मतलब अब हम स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस क्या हो जाएगा, मतलब या तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा मान लो पहले या एक्सटर्नल ज्यादा मान लो। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा मान लेते हैं पहले, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर्किट। ओके, और इसको सिंबल में बता दो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ज्यादा मान रहे हैं, मतलब एन आर ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। मतलब हम इतना ज्यादा मान रहे हैं कि हम आर को कैसा कर दे उसके सामने नेग्लिजिबल, है ना। तो इस केस में करंट कितनी आ जाएगी, टोटल करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, करंट इज इक्वल टू आई इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास करंट का, है ना, एन ई। तो एन ई अपॉन क्या है, आर प्लस एन आर है ना। अब हम किसको ज्यादा मान रहे हैं, एन आर को ज्यादा मान लिया, तो यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा,
है ना, यही लिख देते, तो सिर्फ क्या बचेगा अपॉन में एन आर, है ना, कैपिटल आर इग्नोर हो कर दिया हमने, तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आई कितना बचेगा यहाँ, ई बाय आर, और ई बाय आर क्या है, ठीक है, टोटल करंट, है ना, इसको वर्ड में लिख देते हैं, टोटल करंट कितनी आ गई हमारे पास, ये एक सेल का ईएमएफ है और ये एक सेल का रेजिस्टेंस है, मतलब टोटल करंट किसके बराबर है, एक सेल से ऑब्टेन होने वाली करंट, मतलब करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट करंट हमारे पास एक सेल की करंट के बराबर आई, ठीक है, मतलब हमने एन सेल लगाए थे और हमने उसका कॉम्बिनेशन कौन सा कर दिया, सीरीज, कब कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन, जब इंटरनल ज्यादा हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर सीरीज कॉम्बिनेशन करके हमको कोई फायदा नहीं हुआ, करंट कितने से ही मिल रही है हमको, एक सेल से ही मिल रही है ना। फिर नेक्स्ट दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम मान लेते हैं अब, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ओके, तो फिर सेम यहाँ से आर ग्रेटर देन एन आर, और एन आर यहाँ पर क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाए, ओके, तो फिर सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, इसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं हम, है ना, आई इक्वल टू, ठीक है, करंट के टोटल करंट के फॉर्मूले में एन ई अपॉन इसमें क्या आ जाएगा, एन ई, है ना, करंट का फॉर्मूला है आर प्लस एन आर, ये एन आर को नेग्लिजिबल कर दो, अपॉन में सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा, है ना, ये, ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन ई बाय आर, ठीक है, तो टोटल करंट का फॉर्मूला ये आ गया, मतलब इसको हम वर्ड में लिख दें, तो टोटल करंट कितनी आ गई, एन, एन मतलब नंबर ऑफ सेल, और ई बाय आर वन सेल का ईएमएफ, है ना, मतलब क्या हो गई है, करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल, ओके, तो यहां से जो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, मतलब हमारे पास ज्यादा करंट कब मिल रही है हमको, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया है ना, तो हमको सभी सेल से करंट मिल गई, मतलब ये एन टाइम्स हो गई ना करंट, करंट ऑब्टेन बाय वन सेल, और कितने टाइम्स हो गई, एन टाइम, मतलब जितने सेल थे सभी से करंट मिल गई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल कब है, मतलब रिजल्ट क्या निकला हमारा, कि हमको सीरीज कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए सेल का, है ना, मतलब हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालना चाह रहे थे कि कौन सी मेथड कब बेनिफिशियल है, सीरीज बेनिफिशियल है या, है ना, पैरेलल बेनिफिशियल कब है, तो कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन कब ज्यादा करना चाहिए, मतलब ज्यादा करंट कौन से केस में मिल रही है, सेकेंड वाले में ना, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बेनिफिशियल व्हेन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मस्ट बी क्या, कैसा होना चाहिए, लेस देन, क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको सेल को, है ना, कब जोड़ना चाहिए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो, कम हो एक्सटर्नल से, ओके, चलिए ना, फिर इसके बाद आएगा फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर वो जस्ट अपोजिट होगा उसका भी, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब बेनिफिशियल है, मतलब अभी हमने उसकी कंडीशन देखी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए ना, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल होगा, है ना, मतलब हमको कंडीशन भी फाइंड करनी है और मैक्सिमम करंट कितनी मिलेगी उसका वैल्यू भी निकालनी है ना, तो सेम डेरिवेशन की मेथड वही रहेगी, थोड़ा सा चेंज आएगा बस, है ना, तो हमने यहाँ पर, ठीक है, सर क्या माना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कि एम से, मतलब यहाँ सर्किट में हमको 3 सेल दिख रहे हैं, है ना, 3 सेल कंसिडर नहीं करना है, ऐसे हमने कितने सेल कनेक्ट किए हैं, एम सेल, है ना, ऐसे ही कितने सेल मानेंगे हम, एम सेल लगे हुए हैं जिनका ईएमएफ ई और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना, और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, तो हमको यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल होगा और मैक्सिमम करंट कितनी मिलेगी, ठीक है, तो सेम इसके लिए भी हम डेरिवेशन का तरीका वही रहेगा, इसमें भी हमको क्या ही निकालना है, करंट का
फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना। तो शुरुआत हम यहाँ से किससे करेंगे, टोटल ईएमएफ, है ना। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, सभी सेल किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और हम कई बार रूल पढ़ चुके हैं कि अगर डिवाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी है तो सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो एक सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, तो सभी पर कितना होगा, ई होगा, मतलब पॉइंट, है ना, सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कितनी मानेंगे हम, ई मानेंगे। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ जाएगा यहाँ पर, ई रहेगा, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको यहाँ पर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हमको सर्किट का। पहले हम उसके लिए क्या निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आर डैश से, ठीक है। मतलब अभी हमने सिर्फ उसको नोट किया है, डिनोट किया है, आर डैश से, वैल्यू नहीं निकाली। अब देखो वैल्यू क्या है, कैसे आएगी, ठीक, सभी इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, सभी रेजिस्टेंस के, है ना, रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो इसी तरह से यही फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास सेल का क्या निकल जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। देन ठीक, कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r डैश, ओके। और ये सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम, है ना। तो कितने हैं, 1/r, दूसरे सेल का 1/r, है ना। इस तरह से कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, ये m टाइम्स तक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे m टर्म्स तक ये ऐड होता चलेगा, ठीक है, ऐसे, है ना। फिर इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/r डैश, है ना, ये m बार जुड़ जाएगा तो m/r, और ये r डैश को रेसिप्रोकल करोगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो r डैश कितना हो जाएगा, r/m। ये हमारा क्या आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। अब हमको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से मीनिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल। तो एक्सटर्नल है r और इंटरनल कितना माना हमने, r डैश, या r डैश की वैल्यू कितनी है, r/m। तो इसकी वैल्यू, है ना, रखने पर अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो m/r प्लस r अपॉन में m, ये हो गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको, टोटल करंट ऑब्टेन बाय द सेल, फॉर्मूला लिखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। टोटल करंट को हम इंडिकेट करते हैं किससे, आई से। टोटल ईएमएफ कितना है, ई है, ओके। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, m/r प्लस r और अपॉन में m है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं m। अब ये m ऊपर चला जाएगा जो, तो करंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, करंट का फॉर्मूला m ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा m/e, ठीक है, अपॉन में m/r प्लस r, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर द करंट ऑब्टेन बाय द सेल, मतलब इतनी करंट फ्लो होगी। अब हमको ये चेक करना है कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, है ना। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, तो हम देख ही चुके हैं, जो कॉम्बिनेशन किस पर डिपेंड करता है, या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या फिर क्या ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक बार हम यहाँ पर मैक्सिमम करंट की कंडीशन के लिए किसको मैक्सिमम रखेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़्यादा मान के चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम किसको ज़्यादा रखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमको कंडीशन समझ में आ जाएगी कि कौन सी कंडीशन में बेनिफिशियल होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो सेम यहाँ लिखा हुआ ही है, पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या मान रहे हैं हम यहाँ पर, कंडीशन हमको चेक करना है, ठीक, फॉर मैक्सिमम करंट। तो पहला केस ले रहे हैं हम यहाँ पर, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब एक्सटर्नल को ज़्यादा मान रहे हैं। तो एक्सटर्नल को ज़्यादा मान रहे हैं मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो m/r ग्रेटर देन स्मॉल r के ना, यहाँ पर m/r को हम ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक। और कि कितना ज़्यादा मान रहे हैं कि उसकी रिस्पेक्ट में r कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब r को नेग्लिजिबल कर दोगे। करंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं एक बार, m/e, है ना, m/r प्लस r, ठीक। अब ये r बहुत छोटा है, नेगलेक्ट कर दोगे उसको, तो यहाँ पर सर्किट में क्या ही बचेगा, है ना, क्या बचेगा यहाँ पर, m/e और m/r, ये m से m कैंसिल, i इक्वल टू बचेगा यहाँ e/r से, है ना। और e क्या है यहाँ पर, ईएमएफ ऑफ वन सेल, ठीक, और r क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट किसके ही बराबर है,
एक सेल से फ्लो होने वाली करंट के बराबर। मतलब यहाँ पर इसको अगर हम वन वर्ड में लिख दें तो करंट किसके बराबर आ गई, ठीक है, टोटल करंट इज इक्वल टू द करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल, ठीक है। यहाँ पर मतलब रिजल्ट क्या निकला हमारा कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, और हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं तो करंट कितनी निकली है हमारे पास, करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल। मतलब हमको ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या मान लें हम, ग्रेटर मान लें किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से, ठीक है। मतलब यहाँ स्मॉल आर को हम ग्रेटर मान रहे हैं किससे, एम आर से, और ठीक है एम आर कितना मान रहे हैं हम कि मतलब एम आर नेग्लिजिबल, ठीक है। तो नेग्लिजिबल हो जाएगा तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई इक्वल टू एम ई एम आर, फॉर्मूला लिख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। किसको नेग्लेक्ट कर रहे, एम आर को, ये है ना, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, आई इक्वल टू एम ई अपॉन में आर, है ना। एम आर को हमने अवॉइड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू एम इंटू ई बाय आर, ठीक है। और एम क्या है यहाँ पर, ठीक, ये वर्ड में लिख देते हैं इसको टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट, एम इंटू ई बाय आर क्या है, करंट ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय वन सेल, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला हमारा यहाँ पर कि पैरेलल इस कंडीशन में हमको करंट सभी सेल से मिल रही है ना, करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल इनटू में मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब सभी सेल से करंट मिल गई। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल कर आई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए सेल का, मतलब हमारा एम क्या है, हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं सेल का, ताकि हमको हमेशा मैक्सिमम करंट मिले, है ना। मतलब हम और ठीक है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए हम उसको सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। तो सीरीज में कब जोड़ा जाएगा, पैरेलल में कब जोड़ा जाएगा, वही हमारे सामने कंडीशन निकल कर आई। तो पैरेलल में कब जोड़ना चाहिए कि ज़्यादा करंट मिल जाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कनेक्ट करना चाहिए, लिखा है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैसा हो, ग्रेटर हो किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पे सभी सेल से क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल कब, जब कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रिजल्ट हम यहाँ लिख देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बेनिफिशियल, ठीक है, व्हेन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मस्ट बी, क्या रिजल्ट निकला हमारा, ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। मतलब ठीक है, इसको याद ये रखना है, प्रैक्टिकली हमको ऐसे याद रखना है कि इंटरनल ज़्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, तो किस में कनेक्ट करना चाहिए, ये निकला ना, इंटरनल ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ तो हमने मतलब उसको ऐसे ऐसे मत याद रखो कि इससे कंपेयर करके उससे कंपेयर करके, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस के बेस पे याद रख लो, किसके बेस पे याद रख लो, इंटरनल के। इंटरनल ज़्यादा हो तो इसमें जोड़ेंगे, और ज़्यादा तो किससे होगा वही पता है हमको, ज़्यादा किससे कंपेयर कर रहे होते हैं हम उसको, एक्सटर्नल से ना। तो दोनों से मतलब ऐसे मत याद रखो कि इंटरनल एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा या एक्सटर्नल इंटरनल, ऐसे याद रखने में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही इसके रेजिस्टेंस के टर्म्स में याद रखो, तो इंटरनल्स के टर्म में याद रखो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो तो किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट है और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो है एग्जाम में पूछता भी है ना, मतलब करंट के लिए पूछता है। दूसरा इस बार ऑब्जेक्टिव भी बनाता है, और ऑब्जेक्टिव कहाँ बनाएगा, जो कंक्लूजन हमारा निकला है। कंक्लूजन क्या निकला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब बेनिफिशियल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, वो हमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, ये प्रूव कर दिया ना हमने यहाँ पे। मैक्सिमम करंट कौन से केस में मिल रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो, तो ये ऑब्जेक्टिव इस पे बनाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कैसे बनाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेनिफिशियल है। तो क्या आंसर लिखना पड़ेगा हमको, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो पैरेलल, और क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और इस पर क्वेश्चन भी बनाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखना जो अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा है ना, और कॉम्बिनेशन पढ़ा और हमने कंडीशन भी निकाली कि कौन सा कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला भी बनाया। लेकिन वो फॉर्मूले कब यूज थे हमारे, कब निकाले हमने, अभी हमने जितने भी सेल माने थे उन सबके ईएमएफ सेम लिए थे, सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने क्या माने थे, सेम माने थे। तो वो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा करंट का है ना, वो कब लगेगा, जब सभी सेल के ईएमएफ इक्वल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो, तो वो फॉर्मूले यूज हो गए है ना। अब यहाँ पर देखें कि अगर ठीक है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, तो उस केस में करंट का फॉर्मूला क्या होगा है ना, टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये फॉर्मूले हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ठीक हम चार चीज़ों के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा है ना, ईएमएफ कितना होगा, सर्किट में टोटल करंट कितनी बनेगी, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब डेरिवेशन नहीं करवाएंगे हम, डेरिवेशन उसका सिलेबस में नहीं है, बस इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए फॉर्मूले बता दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट कंडीशन बता रहा हूँ, इसके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए डेरिवेशन नहीं देख रहे हम। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब देख रहे हैं, जब सेल के ईएमएफ E1 E2 माने हमने, मतलब अलग अलग ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी R1 और R2 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जुड़े हुए हैं, दो ही सेल माने हमने। ठीक है, देन क्या निकालना है हमको, यहाँ पे तीन चीज़ें, ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और करंट कितनी होगी, और क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर पहले हम सबसे पहले देख रहे हैं देन टोटल या इक्वलेंट ईएमएफ। ठीक है, टोटल इक्वलेंट ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे वो सभी सेल एक जैसे कनेक्टेड है, एक जैसे से मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से है ना, अगले का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से, ऐसे कनेक्टेड हो, तो सीधे सीधे ईएमएफ निकालने के लिए हमको ज़्यादा कोई फॉर्मूले या बड़ी चीज़ें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ईएमएफ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब अगर इसका ईएमएफ 2 है, इसका 3 है, तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो माना जाएगा वहाँ पे 5 है ना, मतलब डायरेक्ट ईएमएफ ऐड हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, फिर नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, वो देख लो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है ना इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और सीरीज में हमको रूल पता है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर करंट कितनी बनेगी, ठीक है, टोटल करंट, तो टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, टोटल ईएमएफ, ईएमएफ कितना है E1 प्लस E2 है ना, और टोटल रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और इंटरनल और एक्सटर्नल ये भी सीरीज में, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R प्लस R1 प्लस R2, ये हमारे पास टोटल करंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है ना, सेल का टर्मिनल वोल्टेज E होता है। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ, और यहाँ क्या आएगा IR। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ईएमएफ, और ये क्या होगा रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज कितना बनेगा, रिजल्टेंट ईएमएफ कितना है E1 प्लस E2, मतलब इस केस में टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन ये होगी माइनस I और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, तो ये हो गया उसका टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। ओके, मतलब ये फॉर्मूले हमको सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। अब इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल होगा, में हमने जो अभी कंडीशन पढ़ी कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब बेनिफिशियल है और पैरेलल तब बेनिफिशियल है, तो वो कब पढ़ा हमने, जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेम माना था हमने। अब यहाँ अलग अलग हो गया, तो फिर क्या कंडीशन चेंज हो जाएगी, चले ना उसको हम देखते हैं फिर भी। नेक्स्ट पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही सारे फॉर्मूले बना ले। ठीक है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें भी हम दो ही सेल मान रहे थे यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए
देख रहे हैं, है ना, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, ओके, है ना। सेम इसमें भी पूछा, हमको वही निकालना है, टोटल ईएमएफ टोटल, मतलब निकालना नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देन टोटल ईएमएफ, टोटल या इक्वलेंट ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, तो इस केस में टोटल ईएमएफ, है ना, कितना आएगा, तो टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाए, थोड़ा सा इसमें अलग है, कॉम्प्लेक्स है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब इस केस में इक्वलेंट ईएमएफ इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, है ना। अब ये डेरिवेशंस नहीं है, ठीक, बस अब डायरेक्ट याद रख लो। फिर नेक्स्ट क्या है, टोटल इंटरनल रजिस्टेंस, और इंटरनल रजिस्टेंस के लिए तो ठीक है, हमको कोई फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, कॉम्बिनेशन वाला ये रूल याद रख लो। तो कौन से कॉम्बिनेशन में, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम, ऐसे, है ना। फिर आप उसको सिंप्लीफाई और सब करोगे तो वो आर ऐसे भी आ जाएगा ना, यहाँ तक भी लिख सकते हो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, टोटल करंट। ओके, टोटल करंट का फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल टू, ठीक है, ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ओके, यहाँ पर आएगा जो 1 प्लस R1 बाय R1 1 बाय R2। ठीक है, मतलब अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखना। ठीक, फिर तीसरा किसके लिए, है ना, फोर्थ आएगा टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी फिर, है ना, टर्मिनल वोल्टेज V होता है, ये हो जाएगा इक्वलेंट ईएमएफ, है ना, प्लस करंट और इक्वलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर V कितना बनेगा, ईएमएफ हम लिख चुके हैं, है ना, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, फिर सॉरी माइनस I, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, वो R को क्रॉस मल्टीप्लाई सब करोगे, तो R डैश कितना आ जाएगा, R डैश हो जाएगा, तो ये R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर द इक्वलेंट टर्मिनल वोल्टेज। सिर्फ ये न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होने वाले हैं, है ना, और इसमें से ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में देता है जनरली, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा, इफ टू सेल ऑफ EMF E1 and E2 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन टोटल EMF, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, तो टोटल EMF कितना होगा। जनरली ऑब्जेक्टिव में तो फॉर्मूला पूछता है, तो फॉर्मूला याद रखो, E1 का मल्टीप्लाई किससे, दूसरे के रेजिस्टेंस से, E1 R2 E2 R1 और अपॉन में दोनों के रेजिस्टेंस का सम। मतलब आप इसको कैसे भी याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में ये वाला ऑब्जेक्टिव जनरली वो देता है। या फिर इस पर क्वेश्चन बना देगा छोटा सा कि इतने इस एक सेल का EMF 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग ऐसा कुछ है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा के, है ना, जो भी चीज़ हमसे पूछ रहा है डेरिवेशन में, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ ये न्यूमेरिकल के लिए। अब यहाँ पर मैंने आपसे कंडीशन पूछा था कि अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो देख चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है। सीरीज कब बेनिफिशियल है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, तो सीरीज में जोड़ना चाहिए, है ना, और पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो किस में, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। तो वो कंडीशन तो हमने किस में निकाली थी, जब सभी सेल के हमने EMF सेम माने थे, सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस सेम माने थे। अब सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो गए, EMF भी अलग अलग हो गए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब इस कंडीशन में सीरीज कब बेनिफिशियल और पैरेलल कब बेनिफिशियल। तो हमेशा याद रखिए वो रूल है ना, मतलब वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप मतलब EMF अलग अलग भी ले लो, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग ले लो, रूल्स तो वही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर बेनिफिशियल क्या है,
सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल कब है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। अब उसमें ईएमएफ सबके क्या हो गए, अलग अलग हो या एक जैसे हो, या इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो या एक जैसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन वही के वही रहेगी। मतलब ये सिर्फ ऐसे कंफ्यूज के लिए मैंने आपसे पूछा था कि हो सकता है आप ये बोलो कि कंडीशन बदल जाएगी, कंडीशन नहीं बदलेगी, चाहे ईएमएफ इक्वल हो या अलग अलग हो, ठीक है ऐसे।